बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौसम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम दो इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जिसको रोल बैक किया जा रहा है, और एक हम वापडा की प्राइसेस जो इंक्रीज़ की गई हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये दोनों जुल्म हैं आवाम के साथ कर रहे हैं। नई गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से जो मज़ालिम की जो सफ़र है वो तय करती जा रही है, और इसमें असम्बली में भी कोई ख़ास इनके रुकावट नज़र नहीं आ रही और धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं, जो मर्ज़ी आती है वो किए जा रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो ऑन द फ्लोर सम हाउ इनको साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, तख्त लाहौर है और हम इस पर रिएक्ट करते हैं। और ज़ाहिरी तौर पर तो वो कह रहे हैं कि जी हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस पर कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा उनका। सेपरेट पार्टी लेवल पे भी मूवमेंट नहीं बन रही, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे मूवमेंट बना रही है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पे, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, ना कोई और जमातें इस पे असम्बली के फ्लोर पर इस पे रिएक्ट कर रही हैं जैसे करना चाहिए था इनको। और सेकंड इशू जो है वो वापडा के प्राइसेस का है, वो आज ही इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। इस पे देखते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी क्या रिस्पांस करती हैं, और ये 7 रुपये कुछ पैसे का इंक्रीज़ किया है वन गो में, और इसकी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे टैरिफ्स बनते हैं और क्या लाइन लॉसेस हैं, और ये कितनी मजबूर हुकूमत है कि ये सारे के सारे जो बर्डन है ये अवाम पे डाला जाता है। वापडा मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है, और सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको भी बिजली के यूनिट्स बहुत हद तक फ्री मिलते हैं, और ये लाइन लॉसेस और चोरी ये सारा कुछ नहीं रोका जा सकता, तो हुकूमत किस लिए करने आते हैं ये। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं जी। रऊफ़ान साहब आपको वेलकम करते हैं जी, आपका शुक्रिया भी आपका टाइम का। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जी, आपका लास्ट प्रोग्राम में काफ़ी इस पर हलचल मची जी असम्बली में, और 2-3 MPs ने भी इस पर तकरीर की और MNAs भी इसमें असम्बली के फ्लोर पे इसको किया, तो उसका कोई खातिर खा इजाफा देख रहे हैं, कुछ चेंज नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून की एटीट्यूड में, या स्टिल लोग कहते हैं कि जी मज़े से जो कुछ करना है आप करते रहें, हमने जो तहिया कर लिया हुआ है हम वो करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फरीन साहब अपने शो में मदऊ करने का। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इशू है, थोड़ा सा राइज ज़रूर हुआ है। बात पंजाब असम्बली से होते हुए कौमी असम्बली और फिर सेनेट तक भी पहुंची है, और ये एक खुशाइंद बात है कि यहाँ के ख़ित्ते के जो लोग हैं, जो जमातें हैं, जो कायदीन हैं, उनको थोड़ा सा होश आया है कि वो इस इशू के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें। जिस तरह के पहले शो में बताया था कि पीटीआई की तरफ से अदनान डोगर साहब ने और पीपल्स पार्टी की तरफ से लेदर गिलानी साहब ने की थी। अब फिर कौमी असम्बली में अब्दुल कादर गिलानी साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब फरमाया है, तो उसमें उन्होंने यही कहा है। अच्छी बात जो उसमें मुझे लगी है वो उन्होंने पहली दफ़ा ये तस्लीम किया कि ये प्रोजेक्ट पीटीआई का है, और हम उसको उन्होंने जो ये बनाया है सेक्रेटेरिएट, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने अपनी वही बातें की जो हम तख्त लाहौर के ग़ुलाम नहीं हैं, चीज़ें सो सेनेट में भी ओन अब्बास बप्पी साहब ने अलग सूबे का बिल जमा कराया वहाँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अच्छी बात हम सब हैं, लेकिन वहाँ फिर मुर्शद ने, आपके मुर्शद ने फिर वही एक मौक़िफ़ अपनाया है। जब उस पर बहस शुरू हुई सेनेट में, तो चेयरमैन सेनेट साहब ने फरमाया कि गिलानी साहब ने कि हम तो अलग सूबा चाहते हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने। अब फिर वही अभाम मैं समझता हूँ फिर रखा जा रहा है। मुझे इसकी समझ वैसे नहीं आ रही कि उनके साहबजादे अप्रिशिएट कर रहे हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को, और वो कह रहे हैं कि उनको रोल बैक किया जा रहा है, इसके इख्तियारात वापस किए जाएँ, इसको बहाल किया जाए, इसको मुकम्मल फंक्शनल किया जाए रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी साहब वो बदस्तूर अपने उसी पुराने मौक़िफ़ पे हैं कि जी हमें सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत नहीं, हमें अलग सूबा चाहिए। खैर देखें, ये तो अब आगे चलेगा। अच्छी बात यही है कि इस पे हलचल शुरू हुई है, और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो
इसके बारे में प्लान सोचा जा रहा था रोल बैक करने का और बिल्कुल इसको डाखाना बनाने का, वो मेरे ख्याल आर्जी तौर पर थोड़ा सा रुक गया है। अच्छा, कैसे उसको कैसे आप देखते हैं कि कैसे रुका है वो? कोई जेस्चर्स नज़र आए हैं, कोई मूवमेंट नज़र आई है? जी, उसका एक तो ये जो है कि स्पेशल सेक्रेटरी जो 10 लगे हैं, तो अभी तक उनको कोई इख्तियारात इन्होंने हैंड ओवर नहीं किए। वो इसलिए कि रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत उसमें स्पेशल सेक्रेटरी थे ही नहीं। जब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया और पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिज़नेस में अमेंडमेंट की गई पीटीआई के दौर में, तो उसमें जो सारे उसमें जो हायरार्की बनाई गई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके फिर नीचे सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर, सारा कुछ उसमें सबके इख्तियारात उसमें थे। स्पेशल सेक्रेटरी तो उसमें है ही नहीं है। अब अगर उन्होंने भेज दिए हैं तो वो क्या करें? वो दफातर में बैठे हैं, काम कुछ भी नहीं है। बस ये होता है कि जो लाहौर में सेक्रेटरी साहब होते हैं वो उनको तलब फरमा लेते हैं, वो फाइलें उठाते हैं, 1-2 स्टाफ के बंदों को लेके और वो लाहौर चले जाते हैं। अच्छा, ये जो पीटीआई ने किया था, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून इसको चेंज नहीं कर सकती? ये कर सकती है असम्बली में? बिल्कुल असम्बली में ले जाना पड़ेगा, असम्बली में, और इसके लिए आईनी तरमीम लेके आनी पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी उसमें, क्योंकि अमेंडमेंट है ये रूल्स ऑफ बिजनेस में, तो इसमें कोई कमी बेशी करने के लिए भी इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। हाँ जी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, आप यूसुफ गिलानी का जिक्र कर रहे थे कि जो उन्होंने क्या कि अलहदा सूबे के लिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आप काफ़ी अर्से से ये कवर कर रहे हैं इसको, सेक्रेटरीट को भी और पीपल पार्टी के दौर में भी और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी और पीटीआई के दौर में भी। ये जो भी मुर्शिद ने जो स्टेटमेंट दी है, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट लगती है या ये पीपल्स पार्टी की बयानिया हो सकता है? इस पर कुछ कमेंट्स कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी का बयानिया है, क्योंकि वो जिस लेवल पे बैठे हैं ना, वो उनकी जो स्टेटमेंट है या जो वो इजहार करना चाहते हैं वो सिर्फ साउथ नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह गए हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, पीपल्स पार्टी के एक बड़े कादावर लीडरों में उनका शुमार होता है। या तो लगता ये है कि पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती सूबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर साउथ पंजाब को अलग सूबा करेगी तो फिर वो कराची वाला इशू भी खड़ा हो सकता है, ठीक है ना जी। और मुस्लिम लीग नून तो खैर सिरे से ही वो तो उनका तो उन्होंने तो उनके हिसाब में तो ये है ही नहीं कुछ, तो एक ही सूबा है और वो पंजाब 12-13 होंगे, वो भी नहीं चाहते। तो अब फिर किस तरह बनेगा ये सूबा? अच्छा, नहीं तो मुर्शिद को अगर पीपल्स पार्टी ने, पार्टी के हाई कमांड ने मुर्शिद को कॉन्फिडेंस में लिया है कि जी हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और इन लाइंस पे हम आगे चलेंगे, तो वो मुर्शिद ने अपने बच्चों को नहीं गाइड किया कि जी आपने असम्बली में जाके क्या बयान देना है? सर, अवाम का रद्दमल भी तो है ना, मतलब वो बच्चे अवाम के रद्दमल पे जा रहे हैं, बाप जो ऐसा है ना, ये वो पार्टी के रद्दमल पे जा रहे हैं। सियासत में तो फिर यही कुछ होता है ना, अवाम की नब्ज़ पे भी हाथ रखना पड़ता है, मजबूरियाँ भी होती हैं, तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है ना जी। मेरा ख्याल कि पीपल्स पार्टी अगर चाहे साउथ पंजाब को सूबा बनाना तो बना सकती है, कराची ना भी बनाए तो 2/3 मेजॉरिटी, वो तो सिंध असम्बली में अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो कोई इशू बनेगा ना वहाँ, जब होना ही नहीं है 2/3 मेजॉरिटी का तो कैसे बनेगा? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि जी अगर पंजाब को डिवाइड कर दिया जाता है और उधर से हज़ारा की मूवमेंट भी चल रही है, वहाँ से भी हो सकता है पुठौर को भी डिवाइड कर लें, तो पीपल्स पार्टी सिंध को डिवाइड होने से बचा सकेगी, चाहे 2/3 मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के पास भी हो? हर्ज तो कोई नहीं है। देखें, दुनिया में अच्छी गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज़ किए हैं इख्तियारात, रियासतें सूबे नई बनती हैं। आप हमसाया मुल्क की मिसाल देख लें, पार्टीशन के वक्त मेरे ख्याल उनके 8 या 9 स्टेट्स थी, अब शायद मेरे 28 हैं। तो
इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनके पास ये इस जैसे वो गुरु नहीं होंगे ना कि जो 10-10 12-12 करोड़ का सूबे को रन कर सकते होंगे। उनके पास तो सारे जायल है नहीं, वो छोटी छोटी रियासतें बना के उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको रन करें। यहाँ पे वो जो बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, ये दिमाग उधर नहीं होंगे ना जी, इसलिए उन्होंने छोटी छोटी रियासतें बना के दी हैं कि इसको चलाओ आप। असल में ना तरीन साहब बात ये है कि हम शुरू से ही एक मजबूत मरकज़ के हामी रहे हैं। हमारे दौर में ना वो सल्तनतें अभी ज़हनों में हैं, खिलाफतें, सल्तनतें, ठीक है ना जी। अब वो दौर नहीं है। अब दुनिया में जो सिस्टम ये नया दौर है उसमें आप गुड गवर्नेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप पे सहूलतें हैं, ठीक है ना जी। हम तो मजबूत मरकज़ के चक्कर में हम 1 यूनिट बना बैठे थे, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है हमें इस फेज़ से बाहर निकलना होगा कि मजबूत मरकज़ ही जो है वो कौमी सलामती का एक बड़ा बुनियादी अंसर है। नहीं, इस तरह नहीं है। अगर सूबे ख़ुद मुख्तार होंगे, अपने वसाइल के साथ डेवलपमेंट को दे सकेंगे, अवाम को सहूलतें देंगे, तो वहाँ कनेक्ट होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। मेरा ख्याल हर्ज कोई नहीं अगर सूबे बनते हैं। तो अभी मुस्लिम लीग नून प्रोविंशियल लेवल पे इस पे जितने भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं, आपने इस पे आर्टिकल्स भी काफ़ी सारे लिखे हैं, तो मूवमेंट्स भी यहाँ से जनूबी पंजाब से ही उनको फीडबैक गया हुआ है कि जी बड़ी रेजिस्टेंस हो रही है आपके इस फैसले के मुताबिक। तो वो थिंक टैंक वगैरह भी होते हैं या अपनी मर्ज़ी से अपने दिमाग से वो फैसले कर देते हैं या उसको रोक लेते हैं, अभी ट्रीट को रोक लिया जाए? अभी पिछले दिनों में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह भी जी वो थिंक टैंक तो होते हैं हमारे। वो है एक बिल्डॉट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, मारूफ थिंक टैंक है उनका। तो चूँकि जब ये इशू रेज़ हुआ तो उन्होंने इस पे फिर एक मशावरती इजलास जो है वो मुल्तान में रखा। तो उसमें इत्तेफाक से मुझे भी शिरकत का मौका मिला। उनमें बिलाल महबूब साहब हैं उनके हेड, और उसमें फिर उन्होंने काफ़ी सेलेक्टिव किस्म के लोग, वाइस चांसलर्स को बुलाया हुआ था, चेयरमैन शोबा पॉलिटिकल साइंस को, BZU से उलूम इस्लामिया के चेयरमैन को, सेक्रेटरीज़ वहाँ थे, NGOs के भी थे, सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। तो उसमें काफ़ी खुल खिला के गुफ्तगू हुई। तो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अच्छा फिर इत्तेफाक से वो ख़ुद भी आए हुए थे, साकिब ज़फ़र साहब जो साबिक़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं साउथ पंजाब के, और मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे, फवाद हाशिम रब्बानी साहब। तो वो उन्होंने मुख्तलिफ ग्राफिक्स से और करके तो उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम किस तरह हुआ और अब तक क्या गेन हासिल किया गया। अगरचे आदाद शुमार और ग्राफिक में तो फिर बहुत खुशनुमा भी होते हैं ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो अपनी जगह पे एक तल्ख़ हकीकत के तौर पे मौजूद थी। तो उस पर मतलब मुख्तलिफ सवाल जवाबात भी, कुछ के जवाब तो दे सके, कुछ के जवाब उन्होंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। इसका मतलब यही था कि वो सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब वो दे नहीं सकते। अब जो गेंद है वो मैं समझता हूँ फिर मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में है कि आया कि वो इस वसेब के जो 4 करोड़ के लगभग लोग हैं उनके एहसासात का ख्याल करे, उनको यहाँ ख़ुद मुख्तारी दे ताकि उनके काम यहाँ हों, या फिर वो हर चीज़ समेट के उसी तरह लाहौर में बैठे रहें जिस तरह माजी में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप मतलब क्या समझते हैं कि ये 4 करोड़ की जो आबादी है जनूबी पंजाब की, और इसके जो 4 करोड़ की आबादी के जो MNA और MPAs और सेनेटर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो रेलिवेंट असम्बलीज़ में और सेनेट में बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना इसको इश्यूज़ को क्लियर कट डिफ़ाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट इतने प्रेशर को देखते हुए 4 करोड़ आवाम की प्रेशर को और इनके जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं MP MNAs और सेनेटर्स वगैरह, उनके प्रेशर को देखते हुए वो रोल बैक करे, ये पॉसिबिलिटी है? ये प्रेशर देखा है उसने? अभी तो माजरत के साथ प्रेशर ये बना ही नहीं है ना। असम्बली में एक स्टेटमेंट दे देनी
तकरीर कर लेनी, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं हो, लेकिन और वो स्टेटमेंट अलग है, जब वाले साहब ने अलग स्टेटमेंट दी थी तो जो एक प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए था साउथ पंजाब से, यहाँ के पॉलिटिकल जमातों से, यहाँ के सिविल सोसाइटी से, यहाँ के ताजरों से, यहाँ के मीडिया से, डॉक्टर्स हैं, वुकला है, मतलब पूरा एक हजूम सिविल सोसाइटी। मगर मुझे वैसे अफसोस ये होता है कि अभी तक यहाँ इस लेवल पे कोई इस तरह प्रेशर डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिससे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थोड़ा सा बैक फुट पे जाए और शायद वो उसको इसको रीथिंक करेगा कि ये फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। KPK में आप बता रहे थे कि जी वहाँ पे भी कोई सेक्रेटरीट की मूवमेंट हुई है। हाँ, वो वैसे मैं समझता हूँ कि KPK की हुकूमत ने आप उसको ना दो जावियों से देख सकते हैं। एक जाविया तो ये है कि उन्होंने जो बन्नू कोहाट और डेरा इसमाइल खान डिवीजन पर मुश्तमिल जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट KPK, अच्छा उसका नाम भी जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट, जनूबी पंजाब, क्योंकि जनूब के ज़िला है ना ये डिवीजन, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा हाँ, और वो टच कर रहा है हमारे जनूबी पंजाब इधर से सेक्रेटरीट के साथ डेरा इसमाइल खान से। अगर तो पॉलिटिकल देखें तो वो एक स्मार्ट चाल भी हो सकती, मूवमेंट स्मार्ट मूव हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून पे प्रेशर आ रहा है कि वो इसको रोल बैक कर रही है साउथ पंजाब सेक्रेटरीट को, और उधर KPK की हुकूमत ने साउथ के जो डिवीजन है 3 उस पे जनूबी अपना साउथ जनूबी सेक्रेटरीट बनाने का ऐलान कर दिया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी वहाँ अपॉइंट कर दिया। अच्छा, इसमें लोगों के मसाइल हल होंगे, इसमें कोई शक नहीं, अंडरस्टूड है। देखें ना, ये 3 डिवीजनों के लोग पेशावर क्यों जाएंगे धक्के खाते हुए, वहीं के वसाइल, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के डिसीजन, आवाम को भी थोड़ा सा एहसास होगा कि जी हम चलें। ये तो हो गया पॉलिटिकली एक लोगों के उसके लिए। पॉलिटिकल फैसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ अब उसका मुवाजना होगा कि ये पंजाब में रोल बैक कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ कायम कर दिया है। ये सेक्रेटरीट भी PTI ने कायम किया था, ये पंजाब वाला भी, मुल्तान वाला भी, और उसमें जो उन्होंने एक अहम बात क्लियर कर दी है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी सेक्रेटरीट KPK का होगा वो बराह रास्त वज़ीर आला को जवाब देगा, जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होगा ना, वो चीफ सेक्रेटरी को नहीं होगा, वो डायरेक्ट वज़ीर आला को जवाब दे होगा, थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट चीफ सेक्रेटरी होगी, लेकिन बराह जवाब दे उनको होगा। अब हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है कि एक सेक्रेटरी, मौसूफ सेक्रेटरी ने एक एडिशनल चार्ज दिया और उसने बराह रास्त अपने ऑर्डर से जारी कर दिया। उसकी इंडोर्समेंट ना जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के SNGA डिपार्टमेंट से कराई, ना ही ACS से कराई। यानी एक सेक्रेटरी वहाँ बैठ के सारी चीज़ें बिल्डोज करके अपना ऑर्डर जारी कर रहे हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी का सेक्रेटरी नहीं सुन रहा। लेकिन जो KPK में उन्होंने रखा है कि वो जो एडिशनल सेक्रेटरी सिर्फ बराह रास्त वज़ीर आला को जवाब दे होगा, ताकि दरमियान की रुकावटें ना हों, लोगों को बर वक्त डिलीवर किया जा सके, जो इख्तियारात हैं उसको मुकम्मल इस्तेमाल करके खित्ते और अवाम की तरक्की के लिए उसको बेहतर बनाया जा सके। इसमें एक आपकी और भी, आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकली बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है, अवाम का फ़ायदा भी है, पॉलिटिकली आप इसको कंसिडर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं इसको अगर ये साथ ऐड करूं कि जी पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीट पर कमिट्स नहीं कर रही, मूवमेंट भी नहीं बना रही, वहाँ पे गवर्नर बैठा हुआ है कि फैसल कुंडी साहब, ये खान का है वो भी, अगर वहाँ पे PTI मूवमेंट बना लेती है और वहाँ पे उसको सेक्रेटरीट डिक्लेयर कर लेती है और 3-4 साल के बाद वो उसको प्रोविंस की तरफ भी, डिवीज़न की तरफ भी मूवमेंट लेके जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पहला स्टेप है ना जी। तो सेकंड स्टेप तो उन्होंने क्लेम करना है कि जी हमें सेपरेट प्रोविंस इसको डिक्लेयर कर दें। तो वो अगर उस पर चली जाती है तो फिर तो ये फारिग होगी पीपल पार्टी वहाँ पूरे प्रोविंस में से। सर देखें, ये तो अगर बर वक्त इसका उस ये बसात है एक बिछी हुई, ठीक है ना जी, उसमें इस वक्त जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट या अलग सूबा जो है वो उसकी आप यूँ कह लें कि कलीदी चालें बन सकती हैं। जो पहले मूव करेगा वो गेन कर जाएगा, ये पॉलिटिकली भी माइलेज होगी उसकी और अवाम का भी जो मोहब्बत है वो उनकी अकीदत वो भी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा अब आ जाए जी वापडा पे, तबाही जो फिर रही है वापडा,
तो ये एक्चुअल इश्यूज इसमें मान सकते वापडा के एम्प्लॉइज़ को काम करते हैं उसकी तनख्वाह लेते हैं, उस्ताद काम करता है तनख्वाह लेते हैं, आप काम करते हैं तनख्वाह लेते हैं, जो पुलिस वाला है वो काम करता है तनख्वाह लेता है, सारे डिपार्टमेंट वाले काम करते हैं तनख्वाह लेते हैं। ये उनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की बिजली भी फ्री देते हैं। देखें, इस पे वैसे दो राय हैं। एक तो ये कि जहाँ मुलाजमीन या वर्कर जहाँ काम करते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, उनको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, लेस प्राइस में मिलती हैं, कंट्रोल प्राइस पे होती हैं। चलो हम मुनाफा नहीं कमाएंगे, मैं ये कॉस्ट मुझे कर रही है जी 100 रुपये की, तो मैं इसको 200 रुपये की मार्केट में बेच रहा हूँ, तो आप एम्प्लॉई हैं मेरी कंपनी के, तो मैं कहूँगा यार 100 रुपये की बन रही है, 100 रुपये की ले लो, रादर कि मैं आपको फ्री दूँ। तो उसमें चलें वो भी इतना इशू नहीं है, मैं समझता हूँ। अगर आप के लाइन लॉसेस काबू में आ जाएं, आपकी करप्शन ख़त्म हो जाए डिस्कोज से, कंपनियों से, तो मेरा ख्याल है ये इतना काउंट नहीं करता। लेकिन चूँकि अब कर्जा इतना, सर्कुलर डेट इतना आ गया, डिस्कोज का इतना कुछ आ गया, तो फिर ये चीज़ें नुमायाँ होकर नज़र आती हैं कि जी हम ये करोड़ों अरबों रुपए हम क्यों दे रहे हैं वर्कर्स को, ठीक है नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कोई तो कंट्रोल करें, ना लाइन लॉसेस कंट्रोल करते हैं, ना चोरी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वापडा की जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बिजली मुफ्ते में बांटी है। देखिए हालात अच्छे हो ना मान साहब, कंपनी अच्छी चल रही हो ना जी, आप देते हैं 2-2 बोनस देते हैं। जब कंपनी लॉस में हो, आप चीज़ें बेच रहे हो, आप भीख मांग के गुजारा कर रहे हो, और आप अपने एम्प्लॉइज़ को कहेंगे कि जी आप ये जी 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये की बिजली आप मुफ्त इस्तेमाल करें, तनख्वाह देने के पैसे ना हो आपके पास। समझता हूँ कि देखें जो खसारा इस वक्त वापडा को है या कंपनियों को, बिजली कंपनियों को, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आपकी जो मौजूदा डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसको पूरा नहीं कर सकता। तो एक सेक्टर हो गया ना, नहीं, उस सेक्टर में देखें ना, उसके बायस जो लाइन लॉसेस होते हैं, जिसको हम टेक्निकल लाइन लॉसेस बोलते हैं, उसमें अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। मान साहब देखें, चलो ये भी लाइन लॉसेज और डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। जो मेजर फैक्टर है चोरी का, वो तो वापडा की मुलाजमीन के बगैर कोई चोरी करके दिखाए जी, कौन खंबे पे चढ़ के वो कुंडी लगा के वो करता है? वो तो चोरी का तो वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी जो आप 14-15% लाइन लॉसेज है, तो वो चोरी की ही है ना। और उसका बदकिस्मती से ये है कि वो उस लाइन लॉसेज को आम लोगों को, गरीब लोगों पे डिवाइड करके ओवर बिलिंग करके, ओवर चार्ज उसका करके, यूनिट ज़्यादा डाल के वो पूरा किया जाता है। इनसे कोई नहीं पूछता मान साहब, माफियाज हैं। नहीं जो मतलब एससी बैठा हुआ है, एसडीओ बैठा हुआ है, ऊपर से एक्सीएन चीफ सारे बैठे हुए हैं, वो मतलब कैसे मॉडल बनाते होंगे मान साहब, ये बिजनेस मॉडल कैसे बनता होगा? क्योंकि जो तनख्वाहें दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, बिजली मुफ्ती दे रहे हैं, सारा कुछ मतलब जिस्म से खून छोड़ के इनको पिला रहे हैं, तो चोरी रे फिर ये नहीं रोक रहे। देखें, उसमें वैसे बिजली के बिलों में ना, हमें तो एक अगर फिगर आता है, सपोज किसी को 20,000 आ गया तो वो समझो 20,000 बिजली का बिल है, लेकिन एक्चुअल उसमें बिजली की कीमत कुछ और होती है। हमने टैक्सेस की इतनी भरमार कर रखी है उसमें, ठीक है ना, हमारे पास इसके अलावा रास्ता ही नहीं है टैक्सेस लेने का लोगों से, कि हमने फ़लाँ का टैक्स भी शामिल कर दिया, फ़लाँ GST, ये वो अदर टैक्सेस, फ़लाँ का टैक्सेस सारा, तो वो सारे टैक्सेस मिला के हम वसूल कर रहे हैं बिजली के बिल की शक्ल में। अगर आप गर्दिशी कर्जा ठीक कर लें, ये टैक्सेस ना हों, थोड़ी सी गवर्नेंस बेहतर कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बेहतर कर लें, तो मेरा ख्याल है कंपनियाँ नुकसान से निकल सकती हैं बाहर। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन चूँकि इशू इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट FBR किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वापडा के बिल से पूरे होने हैं तो भाई वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने सिस्टम को बेहतर करें, निकालें इसमें से टैक्सेस, लोगों को एक्चुअल कीमत नज़र आए। एक ये पहलू है। दूसरा एक पहलू ये है कि हमारी हुकूमतों का रोल देख लें, यहाँ जो भी आई हैं 19-20 के साथ, आप उनके जितने भी इकोनॉमिस्ट आए हैं, माहिर माशियात, ठीक है ना जी, हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपने बजट के डेफिसिट को कम करने के लिए कि जी बिजली में इजाफा कर दिया जाए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। जो भी वज़ीर ख़जाना आता है उसके पास फार्मूला यही होता है, इससे हम बढ़ाएंगे ये इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, और आवाम पे बोझ मुसलसल डाले जा रहे हैं। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों की चीखें निकल गई बकायदा
लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो बिजली चलाएं या घर का चूल्हा जलाएं। तो हम सब नहीं चीखें निकली ना, चीखें जब तक इनके गिरबान तक नहीं पहुंचेगी तो ये तो मज़े से बैठे हुए हैं। अभी देखिए बजट में तब कम तपाई फेरी है इन्होंने कि जी आज बैठ के उन्होंने फिर कह दिया कि जी 7 रुपये कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं, और वो 200 यूनिट वाला जो स्लैब था वो भी ख़त्म करके अभी 100 यूनिट पे लेके आ गए हैं, मिनिमम जो स्लैब है। अभी 100 यूनिट का बिजली का आप क्या देखें, कौन सा घर चलाएगा? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन चूँकि रास्ता उनके अलावा कोई नहीं है, और अवाम भी, अच्छा वो भी अवाम भी बर्दाश्त किए जा रही है, ठीक है, आप चीखें, वो चीखेंगे इतने ज़ोर से कि इनके गले तक जाएं। अपने निजी सतह पे आपस की बात में तो गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन उसको कोई प्रॉपर मूव हो इस तरह की, ये हुक्मरानों को समझ आएगी यार कहीं तो इन्होंने ब्रेक लगानी है। वो मूव कैसे करेंगे? देखिए मूव बनाने के लिए मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस आगे आती हैं। अभी जमात इस्लामी धरने का प्लान कर रही है इस्लामाबाद में कि महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं इस्लाम। बाकी किसी सारे तो गवर्नमेंट में है, किसकी गैरत जागेगी कि यार ये जुल्म हो रहा है हमारे अवाम के ऊपर? बात फिर जब चीज़ें सामने आती, बात ये है कि ये सारा खेल अगर देखा जाए तो ये रूलिंग एलीट का है। इसके ताने बाने वहाँ सारे जाके मिलते हैं कि रूलिंग एलीट जो यहाँ की बैठी है ना, वो बेसिकली बुनियादी तौर पे करप्ट है। वो अपने लिए हर मरात अपने लिए चाहती हैं, हर सब्सिडी अपने लिए चाहती हैं, और हर बिल और हर टैक्सेस आवाम से निचोड़ना चाहती हैं, और उनके मज़े हैं। रूलिंग एलीट को मैं अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और जो पोजीशन में बैठे हुए हैं ये एक ही हैं। जी 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 जी, ये नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट में है तो वो रूलिंग एलीट है, अपोजिशन में है तो रूलिंग एलीट नहीं, वो रगड़े में है। रूलिंग एलीट आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या है। पावर में जो है वो, उसके लिए आप देखें कि कहीं मैं पढ़ रहा था उन्होंने कि जी $17 बिलियन जो है बजट का, वो रूलिंग एलीट को जाता है, मुख्तलिफ सब्सिडीज़ में, मुख्तलिफ चीज़ों में, इस तरह उनको ये किया जाता है। तो 1-1 अरब के लिए IMF के आगे भीख मांग रहे होते हैं, इनको उस वक्त भी शर्म नहीं आती। ये मतलब ये बड़ा डिफ़िकल्ट है ना कि जी मैं किसी से भीख मांगता हूँ अपने लिए कि मैंने खाना खाना है, एक मैं भीख मांगूँ कि मैंने 50 बंदों को खिलाना है, तो मैं 50 बंदों के लिए भीख मांग रहा हूँ। ये तो बड़ा कार खैर का काम कर रहे हैं ये, कि जी भीख मांगते हैं कि जी हमने रूलिंग एलीट को फीड करना है, बेचारे वो भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके दुबई में अपार्टमेंट्स उन्होंने बनाने हैं, उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट्स बनाने हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये IMF से, कतर से, सऊदीया से, चीन से, यहाँ से भीख मांग के लेके आते हैं, रूलिंग एलीट को फीड कर रही हैं। यही देखें, यही तो असल इशू है कि आपके वसाइल, आप देखें कि मुल्क के वसाइल जा कहाँ रहे हैं, उसका धारा है कि सिर्फ उसका धारा वसाइल का, जो उसके समरात हैं वसाइल के, क्या वो डाउन की तरफ जा रहे हैं, नीचे अवाम की तरफ, या ऊपर ही भेज दिया जाता है उनको? तो ये कब मान साहब, ये सारी पॉलिटिकल जो एलीट है, वो रूलिंग एलीट है, वो इकट्ठी बैठी हुई है, तो मूवमेंट किसने बनानी है? अवाम का जो दर्द है, वो जो रोना धोना है, वो किसने हुकूमत तक पहुँचाना? अपोजिशन हुकूमत इकट्ठी हुई बैठी है, सारे के सारे अपने अपने इश्यूज़ पे वो कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी खान को छोड़ो, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ जुल्म हो गया, जरदारी इतने साल कैद में रहा, यही झगड़ा उनका चल रहा है। अवाम की तो बात असम्बली में कोई नहीं कर रहा, तो ये कैसे ठीक होगा? स्टेटस को चल रहा है ना जी। अब स्टेटस को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है अगर इस मुल्क में आगे जाना है, लेकिन स्टेटस को जो मौजूद रखना चाहते हैं लोग, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी कोई आसार नज़र भी नहीं आ रहे, कोई ऐसा कोई इसमें ये हम एक खुशफहमी कह लें या हम उसको, इतने खुशफहमी तो नहीं, लेकिन हम समझ भी सकते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। आप देखें कि 1990 में रिफॉर्म्स आई इंडिया में, मनमोहन सिंह उनके प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने जो पॉलिसियाँ दी, वो सारी पॉलिसियाँ आने वाली हुकूमतों ने उसको उसी को आगे बढ़ाया, और 1990 से ही हकीकी मानों में इंडिया को जो है ना वो बूस्ट मिला। हमारे 90 की दिहाई में 4 हुकूमतें बदल गई। तो मान साहब, आप सियासी इस्तेहकाम की बात कर रही हैं, 15 जमातों का इत्तेहाद तो हुकूमत में बैठा हुआ है और 170 जमातें हैं। अगर 170 जमातें मर्ज हो के हुकूमत करती हैं, फिर सियासी इस्तेहकाम आएगा। मेजर तो 5 प्लेयर हैं, वो बैठे हुए हैं जी असम्बली में, हुकूमत में बैठे हुए हैं। सियासी इस्तेहकाम मैं जिन मानों में बता रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम ये इशारे लेना बंद कर दें,
इशारे लेना भी बंद कर दें, इशारे वाले भी पीछे हट जाएं। इसका मतलब है कि फिर ना ही समझे। हाल तो इसका यही है। हाल इसका यही है। मान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में शिरकत करने का। यानी कि मान साहब ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, रूलिंग एलीट, वो चाहे हुकूमत में हैं, वो चाहे अपोजिशन में हैं, वो रूल कर रहे होते हैं। और वो जब तक ब्रेक नहीं होगी रूलिंग एलीट, स्टेटस को ब्रेक नहीं होगा, मुल्क के हालात ठीक नहीं होने लगे। ये चाहे जो 7 रुपये यूनिट बढ़ा के तो इन्होंने 48, 50 और 56 रुपये का रेट लगा दी हैं, तो ये चाहे आप 80 रुपये तक रेट लेके चले जाएं तो अवाम ने रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकना। क्यों? क्योंकि उनका रोना धोना असम्बली तक जाएगा ही नहीं। जब ये स्टेटस को टूटेगा, ये रूलिंग एलीट टूटेगी, वो उस वक्त ही जब इनकी आवाज़ उनके गले तक पहुँचेगी। ये कब पहुँचती है? हम भी इंतज़ार कर रहे हैं 75-76 साल से, आप भी इंतज़ार करें। होप फॉर दी बेस्ट जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और चिंतन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।